नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम तोमर और मैं स्वागत करता हूं आपका ऑफिसर्स पॉइंट पर। रिसेंटली एक न्यूज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर इशू। और बात यहां तक बढ़ गई कि बॉर्डर तो बॉर्डर, नेपाल ने इंडिया के कोरोना वायरस को भी चाइना के वायरस से ज्यादा खतरनाक बता दिया। ये हैं कुछ न्यूज आर्टिकल्स जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे नेपाल के पीएम ने इंडियन वायरस पर कमेंट किया। नेपाल पुलिस की साइड से इंडियन सिविलियंस पर भी गोलीबारी की गई। अभी कुछ ही दिन पहले नेपाल के पीएम ने यहां तक कह दिया कि असली अयोध्या नेपाल में है, इंडिया में नहीं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले गोरखास को लेकर भी नेपाल कोई कदम उठा सकता है। इंडिया में जनरली एक परसेप्शन है कि इंडिया और नेपाल में काफी अच्छे रिलेशंस हैं और एक्चुअली में ऐसे रहे भी हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। यहां तक कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को भी मोस्टली ओपन ही रखा जाता है, जहां लोग बिना किसी ज्यादा समस्या के आ जा सकते हैं। तो आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते आज इस पॉइंट पर आ चुके हैं? मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या है इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू, क्या था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्या क्या डेवलपमेंट्स इसमें अब तक हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देती है, जिसके बाद नवंबर 2019 में इंडिया एक नया मैप इशू करती है। इस मैप में हमेशा की तरह काला पानी नाम के रीजन को इंडियन टेरिटरी में शो किया जाता है। नेपाल सरकार इसका विरोध करती है। उसके बाद 8 मई 2020 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कैलाश मानसरोवर के लिए जाने वाली एक नई रोड को इनॉग्रेट करते हैं। ये रोड जाती थी लिपू लेक से होकर। ये लिपू लेक नाम का एरिया आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कैलाश मानसरोवर को जाने वाले पिलग्रिम्स को कम से कम 5 दिन का ट्रैक करना पड़ता था, पर इस रोड के बनने के बाद से ये टाइम घटकर लगभग कुछ 2 दिन का हो गया। अब इस इनॉग्रेशन के बाद नेपाल बहुत स्ट्रांगली अपोज करता है। नेपाल का कहना है कि इस रोड को बनाने में इंडियन गवर्नमेंट को नेपाल से कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि क्योंकि लिपू लेक इंडियन टेरिटरी का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को किसी से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सी बात भी होती है नोट करने वाली। कैलाश मानसरोवर को जाने वाली इस रोड का कंस्ट्रक्शन 2008 में चालू हुआ था और 12 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। लेकिन इन 12 सालों में नेपाल की तरफ से इस रोड को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो अचानक खड़े हुए इस ऑब्जेक्शन पर सवाल होना भी लाजमी है। लेकिन नेपाल यही नहीं रुका, उसने अपना एक मैप पब्लिश किया। अब इस मैप में एक चीज बहुत शॉकिंग थी। अभी तक नेपाल सिर्फ लिपू लेक और कालापानी के रीजन को क्लेम करता था, लेकिन इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए लिम्फियाधुरा को भी नेपाल का हिस्सा बता दिया। आइए एक बार इसे मैप में दिखाता हूं, फिर आगे समझते हैं। ये है लिपू लेक, जहां से होकर कैलाश मानसरोवर को जाने वाली रोड बनाई गई। ये दोनों एरियाज 1962 से इंडिया और नेपाल दोनों अपने मैप्स में शो करते आ रहे हैं। लेकिन ये है वो लिम्पियाधुरा जिसे नेपाल ने इस बार क्लेम किया। वैसे तो लिपू लेक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, लेकिन नेपाल इसे अपने धाराचुला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बताता है। तो ये सारा काला पानी रीजन को लेकर जो डिस्प्यूट है, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? तो एक बहुत मशहूर कहावत है, इफ टू फिशेस आर फाइटिंग इन अ रिवर एन इंग्लिश मैन मस्ट हैव पास्ड बाय। मतलब जहां कहीं पड़ोसियों में वाद विवाद हो और वहां अंग्रेजों का नाम ना आए, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। ये सारी लड़ाई स्टार्ट होती है 1814 में, जब ब्रिटिशर्स और गोरखा किंगडम के बीच वॉर होता है। अब अंग्रेज क्योंकि फॉर्म में थे, तो वो ये लड़ाई भी जीत जाते हैं। इसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में। अब ये ट्रीटी ऑफ सुगौली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ही ये है। अब इस ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने नेपाल की वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज डिफाइन कर दी कि ना आपको अपनी बाउंड्री के इस तरफ पैर फैलाने हैं ना उस तरफ। वेस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन किया गया महाकाली रिवर से और ईस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन किया गया मेची रिवर से। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। देखिए, एक नदी का ओरिजिन भी एक हो यह जरूरी नहीं है। कई बार अप स्ट्रीम से 2-3 धाराएं आने की वजह से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि नदी का एक्चुअल ओरिजिन कहां है। यही प्रॉब्लम थी इस महाकाली नदी के साथ। अब अगर आप इस मैप को ढंग से देखें तो इसमें महाकाली रिवर की 2 स्ट्रीम्स आपको दिखाई देंगी। एक ये है ग्रीन कलर की ब्रॉड स्ट्रीम और एक ये है ब्लू कलर वाली पतली स्ट्रीम। अब जब ये ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है, तो नेपाल इस ग्रीन कलर की महाकाली नदी को मेन रिवर मानकर इसका ईस्टर्न एरिया, जो ये पूरा ट्राइंगुलर रीजन है, इसे रख लेता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका कोई खास अपोजिशन भी नहीं करती। लेकिन 1816 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि तिब्बत से ट्रेड करने के लिए ये ट्राइंगुलर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इस रीजन को वापस ले लेते हैं। अब 1947 तक ये रीजन इंडियन टेरिटरी का हिस्सा रहता है। नेपाल की तरफ से इसका कोई खास अपोजिशन नहीं होता और ना ही वो इसे अपने मैप में कंसिडर करते। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर होता है, तो इंडियन आर्मी को यहां पोस्ट कर दिया जाता है फॉर द डिफेंसेस अगेंस्ट चाइना। लेकिन 1962 के बाद से नेपाल लिपुलेख और कालापानी को अपने मैप में शो करना चालू कर देता है।
अभी भी लिम्पियाधुरा उसके मैप का हिस्सा नहीं था। 1990s तक इस पर कोई खासा डिस्प्यूट नहीं होता, लेकिन उसके बाद से नेपाल की गवर्नमेंट नए नए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स निकालना चालू करती है और अल्टीमेटली इस रीजन को एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर कर देती है। इसके बाद 2015 में इंडिया और चाइना एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें लिपू लेक को इंडिया का हिस्सा दिखाया जाता है। इससे इंडिया का क्लेम और भी मजबूत हो जाता है। अब नेपाल इसका बहुत स्ट्रांगली विरोध करते हुए कहता है कि 1816 में ट्रीटी ऑफ सिगोली के अकॉर्डिंग जो एरिया उसे मिला था वही ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर दोनों देशों की आपसी सहमति बनी थी। तो ये था सारा काला पानी का इशू। अब देखते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट को लेकर नेपाल के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। नेपाल का कहना है कि डिस्प्यूटेड एरिया को ब्रिटिशर्स के पास रहने देने का डिसीजन उनकी मोनार्की का था, नेपाल की जनता का नहीं। और क्योंकि अब नेपाल एक डेमोक्रेसी है, तो नेपाल की जनता पुराने राजाओं के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करती। काला पानी नेपाल का अभिन्न हिस्सा था और इसे अंग्रेजों ने पावर के थ्रू ऑक्यूपाई किया। अब इन आर्ग्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी जानने के लिए नेपाल की किंगडम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। नेपाल का यह दावा कि ब्रिटिशर्स ने काला पानी रीजन को बाई फोर्स ऑक्यूपाई किया और ये राइटफुली नेपाल के लोगों को बिलोंग करता है, ये थोड़ा सा आयरोनिकल लगता है। आइए इसे समझने के लिए आपको एक मैप दिखाता हूं। ये है 1791 का नेपाल और ये है 1803 का नेपाल। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कुमाऊं गढ़वाल का रीजन 1791 में नेपाल का हिस्सा नहीं था, वो 1803 तक नेपाल इन्वेड कर लेता है। अगर आप थोड़ा और आगे चलें और 1815 का मैप देखें तो नेपाल अपना एरिया और बढ़ा लेता है। और नेपाल के इस एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है भीमसेन थापा का, जिन्होंने 1806 से 1837 तक नेपाल के एरिया को काफी बढ़ाया। और यही वो इन्वेशंस थे जिन्हें देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी अवध और नेपाल की लड़ाई का फायदा उठाती है और इस हिस्से को वापस रीगेन कर लेती है बाय द ट्रीटी ऑफ सुगौली। आपको बता दूं, सुगौली बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये फोर्सफुल अनेक्सेशन वाला नेपाल का आर्ग्यूमेंट उस पर भी लागू किया जा सकता है। अब इतने सारे लड़ाई झगड़े और कन्फ्लिक्ट के बाद यह जानना भी जरूरी है कि दोनों देशों ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस बॉर्डर के मसले को सुलझाने के लिए। तो 1981 में इंडिया और नेपाल एक ज्वाइंट कमेटी बनाते हैं, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को क्लियरली डिफाइन करने के लिए। कई सालों की सर्वे और मशक्कत के बाद 2007 में कमेटी अपनी रिपोर्ट टेबल पर लाती है। लेकिन तब भी नेपाल इस बात पर अड़ जाता है कि जब तक काला पानी का इशू सॉल्व नहीं होगा, वो सर्वे टीम के किसी भी मैप को मानने को तैयार नहीं है। और तब से इंडिया नेपाल के बॉर्डर को डिमार्केट करने का काम आज तक अटका हुआ है। इन सब इश्यूज के बावजूद इतने सालों में बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा जब इंडियंस को लगा हो कि वी आर एट अ कन्फ्लिक्ट विद नेपाल। लेकिन लास्ट के कुछ सालों में ये इश्यूज उभर कर आने लगे हैं। कई बार तो नेपाल में इंडिया को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। देखिए, ये बॉर्डर इश्यूज, इनका रेजोल्यूशन, ये सब कुछ हद तक देश की राजनीति और सरकार में बैठी पार्टी की विचारधारा पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो होता है उस देश की जनता का मूड। तो अब इस पॉइंट पर हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया को लेकर नेपाल की जनता का क्या रुख है। 2015 में नेपाल की सरकार एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आती है, पर नेपाल की मधेसी कम्युनिटी के लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं। उनका कहना था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकारों को इग्नोर किया गया है। इंडिया भी उसका विरोध के समर्थन करती है, जिसके चलते इंडिया और नेपाल की सरकार में हल्की फुल्की तकरार भी होती है। अगर हम जनरल लोकेशन देखें तो मधेसी एक बॉर्डर कम्युनिटी है, और अब जब आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हिंसा की खबरें आने लग जाती हैं, तो ऑब्वियसली बॉर्डर से जाने वाले ट्रक्स और सामान पर भी असर पड़ता है। नेपाल की सरकार इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटेंशनली बॉर्डर को ब्लॉक किया है, जबकि भारत सरकार का कहना था कि हिंसा की बढ़ती खबरों के कारण ट्रक्स खुद ही बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहते थे। पर नेपाल इसे नहीं मानता और कहता है कि भारत ने बॉर्डर सिर्फ अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ब्लॉक किया। अब समस्या यह खड़ी होती है कि इस बॉर्डर ब्लॉकेड से कुछ ही समय पहले नेपाल में एक मैसिव अर्थक्वेक आता है, जिसमें कई हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब इस सबके बीच मधेसी आंदोलन और उसके ऊपर से भारत से आने वाली जरूरी सप्लाईज का बंद हो जाना नेपाल की जनता में भारत के लिए काफी गुस्सा भर देता है, जो आज भी देखा जा सकता है। इस सारे इशू पे हम क्रिटिक्स का व्यू देखें तो कई बातें सामने आती हैं। कुछ का कहना है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू को नेपाल की गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह यूज करके अपनी पावर को बचाए रखना चाहती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट व्यू आता है चाइना एंगल का। इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने ने यह तक कह दिया कि नेपाल्स ऑब्जेक्शन इज एट द बेहेस्ट ऑफ समवन एल्स, जिसका हिंट था कि नेपाल ये सब चाइना के कहने पर कर रहा है। रिसेंटली नेपाल के काफी पॉलिटिकल डिसीजंस को चाइना की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा गया है।
कुछ क्रिटिक्स ने इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों के हितों के बारे में नहीं सोच रहा। अब जहां तक नेपाल में चाइना एंगल का सवाल है, मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ। ये न्यूज है हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है बलराम बनिया। इन्होंने नेपाल के एक गांव में चाइना के बढ़ते अवैध कब्जे के खिलाफ आर्टिकल लिखा। चाइना ने उसका विरोध भी किया और अभी 2 दिन पहले एक नदी के पास संदिग्ध हालत में उनकी डेड बॉडी मिलती है। इनकी मौत को नेपाल में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ जोड़ा जा रहा है और मौत के सही कारण की जांच के लिए लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और ये आर्टिकल है द वायर का। यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। फरवरी 2020 में काठमांडू पोस्ट नाम का पेपर चाइना की कुछ पॉलिसीज के अपोजिशन में एक एडिटोरियल पब्लिश करता है जो चाइना को कुछ खास पसंद नहीं आता। तो नेपाल में चाइनीज एम्बेसी काठमांडू पोस्ट को वार्निंग के तौर पर जो कहती है वो बहुत सरप्राइजिंग था। आप इसके वर्ड्स को देखिए। द चीफ एडिटर हैज बिकम अ पैरट ऑफ सम एंटी चाइना फोर्सेस। द चाइनीज एम्बेसी रिजर्व्स द राइट फॉर फर्दर एक्शन। यहां जिस भाषा का प्रयोग किया गया, अ पैरट ऑफ सम एंटी चाइना फोर्सेस और द राइट फॉर फर्दर एक्शन, को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि कैसे एक दूसरे देश की एम्बेसी नेपाल की मीडिया पर इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड जजमेंटल कमेंट कर सकती है और कितना स्कोप बचता है नेपाल की मीडिया के पास चाइना की पॉलिसीज का विरोध करने का। अब देखिए, मसला चाहे कितना भी बड़ा हो, दो पड़ोसी देशों को अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए साथ बैठना ही पड़ता है। अगर हम चाइना की पॉलिसीज को देखें कि कैसे वो अपनी मनी पावर को यूज करके छोटे छोटे देशों को डेट ट्रैप में ढकेल रहा है, तो ये जरूरी है कि नेपाल सतर्क और सचेत रहे। इंडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नेपाल जैसे अपने करीबी दोस्त का हाथ ना छोड़े एंड इट शुड मेक श्योर कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ज्यादा ना बढ़े। और आखिर में दोनों देशों को ख्याल रखना है कि ये रोटी बेटी का रिश्ता कहीं खो ना जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।